डूंगर राजकीय महाविद्यालय के अंदर प्रवेशित सभी स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर जिन छात्रों को यहाँ पे प्रवेश मिला है उन सभी को हार्दिक बधाई। उनका स्वागत है इस महाविद्यालय में। एमएससी प्रीवियस के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी जैसे ही बीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे उसके तुरंत बाद प्रारंभ हो जाएगी। बीएससी प्रथम वर्ष की जो प्रवेश प्रक्रिया है वह लगभग समाप्त हो चुकी है। द्वितीय और तृतीय वर्ष में पहले से ही प्रवेश दिया जा चुका है। इसी प्रकार एमएससी फाइनल ईयर में भी जो प्रीवियस के छात्र थे उनको प्रमोट करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी छात्रों को जब तक कि नियमित रूप से कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज क्लासरूम श्रेणी में कॉलेज में क्लासें नहीं लगनी प्रारंभ हो जाती हैं, तब तक के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विषय पर आपके लिए महाविद्यालय की जो वेबसाइट है, आयुक्तालय की जो वेबसाइट है, यूट्यूब, उस पर जितने भी प्राध्यापक हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके व्याख्यान उपलब्ध हैं। जहाँ तक भौतिक शास्त्र विषय का प्रश्न है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए मैं संक्षेप में आपको समझा दूं जो बीएससी अंतिम वर्ष के अंदर हैं और जिनके पास फिजिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है। अब वे एक तिराहे पर खड़े हैं। उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि वे तीन जो उनके वैकल्पिक विषय हैं उनमें से किस विषय को स्नातकोत्तर डिग्री के लिए चुनें। पहली चीज तो किस विषय को चुनें, उसके बाद किस महाविद्यालय को चुनें। जहां तक महाविद्यालय की बात है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि राजकीय डूंगर महाविद्यालय न केवल बीकानेर बल्कि पूरे बीकानेर संभाग का छात्र संख्या की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय है। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, स्पेशली मैं भौतिक शास्त्र विषय की बात करूं, जो लैब की फैसिलिटीज हैं, जो प्राध्यापक यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनका अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो वह प्रोफाइल राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में, न केवल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो सुविधाएं, जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज हैं, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड हैं, जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे कहीं कम नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी भौतिक शास्त्र के अंदर अपना भविष्य देख रहे हों, वे प्रवेश के लिए डूंगर महाविद्यालय में अपनी पहली प्राथमिकता रखें। यहाँ पर जो प्रवेश है पूर्णतया मेरिट के आधार पर, राज्य सरकार की जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनके आधार पर ऑनलाइन होता है। आप सजग रहें। जैसे ही एमएससी प्रीवियस के लिए प्रवेश की एडवर्टीजमेंट आती है तो आप उसका फ़ायदा उठा के और इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने की कोशिश करें, तो शायद आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। विषय की बात करें तो भौतिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी मदद से हम जो नेचुरल साइंस जिसे हम कहते हैं, प्रकृति में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उसको समझने के लिए जितने भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, नियम हैं, रूल हैं, वो आज तक बनाए गए हैं और इन्हीं की मदद से जितनी भी दूसरी ब्रांचेज हैं साइंस के अंदर, उसमें अध्ययन आसान हो जाता है वैज्ञानिकों के लिए। इसलिए इस विषय के प्रति अगर आप थोड़ी सी रुचि अपनी डेवलप करेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और आपका भविष्य भी बहुत अच्छा है, सुनहरा है। अपॉर्चुनिटीज एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न, तुलनात्मक रूप से इस विषय में जो अवेलेबिलिटी है जॉब की वो ज़्यादा है। इसके अलावा एक बात और है, हम सब अभी कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। कोविड चूंकि
जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी अभी कोई भी दवाई नहीं है, इसलिए इसके प्रति हमें किसी भी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। न केवल हमें स्वयं के लिए, बल्कि एक जिम्मेदार, एक शिक्षित नागरिक होने के नाते आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप स्वयं भी इसका पालन करें, कोविड की गाइडलाइंस का। अपने परिवार में लोगों को इसका पालन करने के लिए आग्रह करें। न केवल अपने परिवार में, बल्कि अपने आसपास जो परिवार रह रहे हैं, जहां कहीं भी जो भी आपको इस कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस का मतलब जैसे मास्क पहनना जरूरी है, बिना मास्क के न केवल आपको स्वयं को खतरा है, बल्कि आप जिससे भी बातचीत करेंगे, जिस किसी के भी संपर्क में आएंगे, उसको भी खतरा होने की संभावना रहती है। इसलिए मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है। घर में आप जब रहें तो हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, या ऑफिस में रहते हैं या आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, उसमें जब कभी भी आप जाते हैं तो बार बार हैंड मास्क, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जो भी आपके मित्र बिना मास्क आपको दिखाई दें, उनको कम से कम यह तो विनम्र निवेदन करें ही कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम मास्क हमेशा लगा कर रखिए। जब क्लासेज में भी आप आएंगे, अभी आपने परीक्षाएं दी हैं, आप में से अधिकांश ने, तो परीक्षा में भी मास्क जरूरी था। जब कभी भी कॉलेज खुलेंगे, चाहे वो 1 नवंबर हो या जैसा भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर डिसाइड करेंगे, जब कभी भी आप महाविद्यालय में आए तो आप बिना मास्क के ना आए, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। अब हम विषय की बात आते हैं। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था, स्थिर वैद्युतिकी से, और हमने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी उसको समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार समय समय पर वैज्ञानिक जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको हमने नियमों में परिवर्तित किया, और जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज बढ़ती गई, किस प्रकार उन अवधारणाओं में, उन नियमों में संशोधन किया। और 20वीं सदी के आते आते हमें काफी कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में ज्ञान हो गया, और वैज्ञानिक जो है नाभि के अंदर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी उनको प्राप्त हो गई। हम स्टार्ट हुए थे दूरी को नापने में मीटर की रेंज से, और हम 20वीं सदी तक आते आते पहुंच गए हैं फर्मी के दौर तक। फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15, यानी कि 10 की घात -15 मीटर रेडियस के दायरे में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका आकलन जो वैज्ञानिक सोच है, जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने कर लिया है। उसके लिए जो भी साइंटिफिक मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो प्रतिपादित कर दी गई हैं, और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ही हैं। न केवल थ्योरेटिकली बट एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने उस बात को, अपनी बात को, उस मॉडल की जो अवधारणा है उसको प्रूव करके दिखा दिया है। तो इतनी प्रिसाइसनेस से जब हम वर्क कर रहे हैं, ऐसे में इस वर्ल्ड के अंदर, इस दौर के अंदर, इस प्रतिस्पर्धा मार्केट के अंदर, यूं समझ लीजिए आपकी एंट्री है, तो निश्चित रूप से ये जो पढ़ाई है पोस्ट ग्रेजुएट या उसके ऊपर की, आपके लिए बड़ा ही, विज्ञान की भाषा में कहें तो एक सिंटिलेटिंग एक्सपीरियंस होगा। यह एक्सपीरियंस कितना रोचक हो, कितना सेंटिलेटिंग हो, कितना आपके लिए प्रेरणादायी हो, आपको पसंद आने वाला हो, इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी फंडामेंटल चीजें हैं उनको हमेशा याद रखें। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसको पढ़ते समय आप गुरुत्वाकर्षण को भूल जाएं। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भूल जाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको जो हायर कैलकुलेशंस हैं उनको पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रुचि आने लग जाएगी।
और फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें यदि आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाए तो बहुत सरल है, और यदि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आने लगा, कहीं ये अवधारणा आपके दिमाग में विकसित हो गई, तो ये बहुत कठिन है। निर्णय आपको करना है। बहुत ज़्यादा समय आपको इन चीज़ों पर डिवोट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। रोजाना कम से कम नियमित रूप से 1 घंटा आप आपके पास जो गूगल फैसिलिटी के साथ जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस पर इस तरह की जो रोचक खोजें हुई हैं समय समय पर, जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो मेजर ब्रेक थ्रूज आए हैं फिजिक्स में, उसके बारे में अगर आप जानेंगे, मेजर जो फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं, और इससे भी बड़ी चीज कि वो फैसिलिटीज कहाँ कहाँ हैं हिंदुस्तान में, कौन से 5 टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे फिजिक्स से संबंधित शोध कार्य हो रहा है। उन लोगों से हम व्यक्तिगत रूप से तो जाकर नहीं मिल सकते, परंतु हम उनके प्रोफाइल को, उनके द्वारा किए गए कार्य को स्टडी करके, देखकर, पढ़कर कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और अपने भविष्य की जो एक्टिविटी है उसको प्लान कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। हमें बेसिकली इस बात के लिए अपडेट होना है कि यहाँ तक की बात तो हो चुकी है, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे किस तरह से इसमें संशोधन किया जा सकता है, या यहाँ तक जो भी ज्ञान, जो भी थ्योरीज, जो भी मॉडल्स हैं उसमें क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले हमने कहा था कि आवेश बिल्कुल स्थिर है तो बल ये होगा, और यदि आवेश स्थिर नहीं है तो क्या होगा। स्थिर और गतिशील की बात जैसे ही हम करते हैं कि कौन स्थिर है कौन गतिशील है, तो हमारे दिमाग में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हु इज एट रेस्ट एंड हु इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बगैर हमारे जो प्रेक्षणों के अंदर एरर है उसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। छोटी क्लासों में आपने जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की, यहाँ बीएससी पार्ट 1 के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी आपने बात की है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जब आप स्टडीज करते हैं, जब भी ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना पड़ता है। हमने फिर से 2 कैटेगराइजेशन किए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, कौन नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, कहाँ पे किस प्रकार के अप्रोक्सीमेशंस लिए जा सकते हैं, किसको हम किसकी तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ये सब बातें भौतिक शास्त्र के अध्ययन के समय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो मशीन है वो है एक्सीलरेटर, त्वरक। इस त्वरक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है कि हम किताबों में बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं कि भाई जब m1 द्रव्यमान की एक गेंद m2 द्रव्यमान की एक गेंद से टकराए तो क्या होगा। उस केस में प्रारंभ में वो किस वेग से चल रही है ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अगर आपने छोटी क्लासों में भी देखा हो तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो सरल भाषा में हम लिखते हैं कि m1 द्रव्यमान की एक गेंद u1 वेग से m2 द्रव्यमान की एक गेंद जो u2 वेग से चल रही है से जब टक्कर करती है तो टक्कर के पहले, टक्कर के पश्चात, कुछ तो टक्कर ऐसी होती हैं जिनको हम सीधे सीधे विजुअलाइज कर सकते हैं। लो वेलोसिटीज जो होती हैं इन द्रव्यमानों की, उसको हम उन पार्टिकल्स को किसी न किसी विधि से इम्पार्ट भी कर सकते हैं, प्रदान भी कर सकते हैं, और उसका प्रेक्षण भी लिया जा सकता है सामान्य विधियों के द्वारा। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी मूव टूवर्ड्स और व्हेन वी अप्रोच टूवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही हम ये कहते हैं कि किसी कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के समकक्ष हो, समकक्ष का मतलब कि अगर हम प्रकाश के वेग की बात करें तो वो होता है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 100 मीटर प्रति सेकेंड या
200 मीटर प्रति सेकंड या 300 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, तो वहां तक तो देखिए प्रकाश की तुलना में ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो वो प्रेक्षण जो है हमारे लिए, जैसे ही हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, सापेक्षवाद के विशिष्ट सिद्धांत की बात करते हैं, तो वे प्रेक्षण हमारे लिए इतने लाभदायी नहीं होते। इसलिए समय समय पर इन बातों में करेक्शन करना हमारे लिए जरूरी है। जैसे ही आवेशित कणों का ज्ञान वैज्ञानिकों को हुआ, तो फिर ये बात सामने आई कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन से टकराएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन से टकराएगा तो क्या होगा। फिर ये बात आई कि किस वेग से, उसको कितने वेग से हम उसको किसी टारगेट के ऊपर भेजें। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस में महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी हम इम्पार्ट करना चाहते हैं किसी प्रयोग विशेष के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से, तो वो वेग उसको किस प्रकार से प्रदान किया जाए। बहुत साधारण सा सिद्धांत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q आवेश को V विभव से त्वरित करें तो उसको प्राप्त जो ऊर्जा होती है Q इंटू V, ये आपने 11वीं 12वीं और अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताबों में पढ़ा है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू QV, तो बड़ी आसानी से आप, अगर वोल्टेज पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बट आफ्टर ए सर्टेन लिमिट व्हाट हैपन्स, m इज नॉट कांस्टेंट। ये जिस द्रव्यमान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले में या इस तरह के फॉर्मूले में, तो वो जो द्रव्यमान है वो स्थिर द्रव्यमान है। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू QV। और फिर ये होता है कि ये पार्टिकल जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र में ही गतिशील हो, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आता है पिक्चर में। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र पिक्चर में आता है तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो हो जाता है Q इंटू V क्रॉस B। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि विद्युत बल और चुंबकीय बल, इसलिए हमने उसको सम्मिलित करके एक नया नाम दिया था जिसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो जब कभी भी हायर कैलकुलेशंस होती हैं, वी ऑलवेज take care of what Lorentz force is acting on a particular particle in a particular situation, that too for a particular observer। तीन चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गई हैं, ध्यान से आप समझिए। विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरी चीज है प्रेक्षक। और वो प्रेक्षक किस फ्रेम में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी शोधकर्ता को इन तीनों फंडामेंटल बातों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो ये कैलकुलेशंस, ये गणनाएं, ये सिद्धांत उसको बड़े बोरिंग लगेंगे। इसलिए मेरा ये बात कहने के, इस स्टेज पे आपको कहने के प्रति यह उद्देश्य है कि आप शुरू से ही एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन अपने अंदर, बिकॉज आफ्टर ऑल नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज लेवल और ग्रेजुएट स्टडीज लेवल, जो नॉर्मल ये नहीं होता है कि हमने चंद फॉर्मूले, चंद सिद्धांत याद किए और मार्कशीट के ऊपर फर्स्ट डिवीजन या गोल्ड मेडल या वो अंकित करवा लिया। वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें विषय का एक जनरल ज्ञान जिसको कहते हैं, जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भी होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज के मेजर जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं, क्या उनकी ब्रीफ हिस्ट्री है, ये सब अगर आप जानेंगे तो इस विषय के प्रति आपके दिमाग में और दिल के अंदर जो भाव है, यूँ कह लीजिए, वो अपने आप बदल जाएगा और आपको ये जो फिजिक्स विषय है वो बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी पार्टिकल को किस तरह से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली दो प्रकार के सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। एक लीनियर एक्सेलरेटर का सिद्धांत, दूसरा है सर्कुलर एक्सेलरेटर का सिद्धांत।
जहां तक लीनियर एक्सेलरेटर का सिद्धांत है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें केवल वोल्टेज लगाकर क्यू चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है। एक्सेलरेट करने के लिए जिन पार्टिकल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और या कोई हल्के अथवा भारी आयंस। किसी भी अध्ययन के लिए ये 3 प्रकार के कण हमारे पास हो सकते हैं, आइदर आयंस, मे बी पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंगली you can study the variation of mass with the velocity, their action in a particular frame. जहां तक लीनियर एक्सेलरेटर की बात है वहां पे तो सिद्धांत सीधा सीधा है कि v विभव से यदि पार्टिकल को आप त्वरित करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है वो q इंटू वी के बराबर होगी। बट एक प्रॉब्लम इसमें है कि हम जो वोल्टेज है एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो दूरी है, जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रोडों के ऊपर वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही नॉन कंडक्टिंग रहता है, या यूं कहिए जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लग जाता है, जिसको हम कुचालक माध्यम कहते हैं। वो कुचालक माध्यम नहीं रहता, उसकी कुचालकता चालकता में बदल जाती है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक बात मैं आपको फिर से यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ना तो आदर्श गैस है, ना आदर्श ठोस है, ना आदर्श द्रव्य है, ना ही हमारे पास आदर्श निर्वात की स्थिति है, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट वैक्यूम, दैट इज नॉट अवेलेबल। और जैसे जैसे हम निर्वात की डिग्री बढ़ाते हैं, डिग्री ऑफ वैक्यूम किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है, और कोई भी प्रयोग कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम किसी प्रयोग के ऊपर अपने पूरे संसाधन लगा दें और पता चला उस प्रयोग के जो प्रेक्षण हैं वो हमें बाद में कुछ देने वाले नहीं हैं, उसका कोई सामाजिक या आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, तो उस तरह का प्रयोग करने के लिए उतने संसाधनों को झोंकना कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं होती। तो इसलिए हम जो भी वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितनी इसकी नेसेसिटी है, क्या इसका आउटकम हो सकता है, उसको फोर्सी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स, उपग्रह जो भेजे गए पृथ्वी की कक्षा के अंदर, प्रारंभ में बहुत सारे उपग्रह फेल हुए, बहुत सारा पैसा वेस्ट गया, परंतु एक वैज्ञानिक सोच थी कि अगर हम इसको स्थापित कर लेंगे तो इसके उपयोग बहुत ज्यादा होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट्स करीब करीब जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपनी अपनी कक्षाओं के अंदर अपने अपने जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से आप यूं समझ लीजिए कि 1 मीटर के स्पैन पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको स्कैन करने की सुविधा वैज्ञानिक जगत के अंदर ये जो उपलब्धि है उसके कारण आज उपलब्ध है। तो ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि है उसके लिए प्रारंभ में फेलियर काफ़ी हुई, बहुत सारा खर्चा भी लगा, और एक स्टेज पे कुछ वैज्ञानिकों को शायद ऐसा भी लगा कि भाई ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। पर आज आप देखिए कि उपग्रह प्रक्षेपित करना बड़ी आम बात है। इसी प्रकार से एक दूसरे ग्रह से दूसरे ग्रह पर जो भेजे जा रहे हैं यान, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं मोटिव ऐसा ही है कि हम अपनी सोच को कितना बड़ा करें और उसको किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। वापस से मूल बिंदु पे आ जाते हैं। अब देखिए, जब कभी भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है तो उसके ऊपर 2 बल लगते हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण QVB, और अगर वहां पर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी लगेगा। अब प्रश्न है कि यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एंटर करता है तो ये जो बल QVB लगेगा इसको बैलेंस कौन करे? तो बैलेंस करने के लिए वो कण वृत्ताकार पथ पे चलता है
और वृत्ताकार गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है mv²/r वो इस चुंबकीय बल के से प्राप्त होता है। तो ये वाली इक्वेशन मैटर करती है, mv²/r = qvb। और केवल विद्युत क्षेत्र में केवल वोल्टेज लगाने पे ये वाली इक्वेशन मैटर करती है सभी स्टडीज के लिए, सभी अध्ययनों के लिए। जितने भी लीनियर एक्सीलरेटर्स हैं उनका प्रारंभ के दिनों में बहुत अच्छा उपयोग रहा है। जैसे एक्सरे, सबसे पहले एक्सरे मशीन जो जनरेट की गई वो भी एक तरह का लीनियर एक्सीलरेटर ही है। हम इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से जो उत्सर्जित होते हैं उनको हाई वोल्टेज लगा के, ये वोल्टेज देखिए 10 किलो वोल्ट 20 किलो वोल्ट इस रेंज का होता है, हाई वोल्टेज लगा के जब एक्सेलरेट करते हैं और वो जो हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जाके टकराते हैं तो उनका जो डी एक्सीलरेशन होता है, एकदम से उनका जो वेग 0 आता है, उस डी एक्सीलरेशन के कारण एक सिद्धांत होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मस्ट्रलाम, जिसके कारण कंटिन्यूअस एक्सरे, सतत एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और ये एक्स किरणों की जो उत्पत्ति है वो वैज्ञानिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही हुई थी। और यूँ कहिए कि जितनी भी वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई है वो एक्स किरणों की उत्पत्ति के बाद हुई है, क्योंकि एक्स किरणों ने वैज्ञानिकों को एक रास्ता दिया जिसकी मदद से वे क्रिस्टल के अंदर झांक सके, देख सके कि भाई क्रिस्टल आफ्टर ऑल इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसको वो प्रूव कर पाए। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्लोरीन और सोडियम एटम हैं, उनकी पोजीशन इस प्रकार से है। तो इसके पीछे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो एक्स किरणों के जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स हुए उसकी मदद से संभव हो पाया। इसी प्रकार से डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ था शुरुआत के दिनों में। सर्जरी जब करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पिन पॉइंटेड स्थिति बॉडी के अंदर एक्सरे फोटोग्राफ से ही निकाली जा सकती है। और अगर हम किसी पार्ट का पिन पॉइंटेडली ये फोटोग्राफ लेके ये डॉक्टर डायग्नोसिस कर लें भैया ये वाले पार्ट का हमें ऑपरेशन करना है, तो वो शुरुआत के अंदर काफी महत्वपूर्ण रहा। सामाजिक दृष्टि से धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच, एक्स रेज के जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हैं, ब्रैग का नियम जो आपने पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, उस ब्रैग्स लॉ की हेल्प से यूँ कहिए कि लगभग 50 वर्ष तक 1950-65 तक इवन जितने भी नोबेल प्राइज थे वो करीब करीब एक्स किरणों के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिकों को मिले। उसका कारण ये था कि नई नई ब्रांचेज, नई नई ओपनिंग्स इन प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिकों को मिली, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हाई एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। क्योंकि उससे पहले हम जो छोटी से छोटी यूनिट सोचते थे वो एटम सोचते थे, और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स की बात तो आ गई थी पर उसकी जो प्रिसाइज स्ट्रक्चर थी उसके बारे में वैज्ञानिकों के लिए ये कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि सोडियम और क्लोराइड जो आयंस हैं, एटम्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि लगभग इतने एंगस्ट्रॉम हैं, वो पहले कहना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं था। बात कर रहे थे लीनियर एक्सीलरेटर्स की, तो ये मेन इसके जो उपयोग हैं वो मेडिसिनल पर्पस, रेडिएशन थेरेपी, एक्स किरणें, और हाईएस्ट जो काइनेटिक एनर्जी है जो लाइट पार्टिकल्स को दी जा सकती है वो बहुत कम है। आजकल जितने एमईवी ऊर्जा के हमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स चाहिए उसकी तुलना में बहुत कम है। और मेन चीज है कि इसकी साइज बहुत बड़ी लेनी पड़ती है। आगे एक डायग्राम के हेल्प से भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या है उसकी रीजंस। अभी हाल फिलहाल दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा लीनियर एक्सीलरेटर है उसकी जो साइज है वो लगभग 3.2 किलोमीटर है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कैलिफोर्निया के अंदर ये एक्सीलरेटर स्थित है, तो कितना रख रखाव में प्रॉब्लम होती होगी वैज्ञानिकों की। और फिर भी जो पार्टिकल हमें मिलता है उसकी जो एनर्जी
इस एक्सेलरेशन से है, वो जो हमें रिक्वायर्ड है, आज हम जीवी रेंज तक की एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसकी तुलना में यूँ कह लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो इसलिए ये जो लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं वो केवल डोमेस्टिक पर्पस तक ही ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। जब हाई एनर्जी की बात आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर या न्यूक्लियाई के अंदर झांकने की बात आती है, परमाणु के अंदर झांकने की बात आती है, एटम की स्ट्रक्चर की बात आती है, तो हमें ज़्यादा वेलोसिटी के पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। और उसके लिए ये जो सर्कुलर एक्सेलरेटर वाला सिद्धांत है, ये ज़्यादा कारगर साबित हुआ। वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला, और उसके आधार पर जो पहला उपकरण बनाया गया उसे कहा जाता है साइक्लोट्रॉन। ये देखिए फिर से एक डाटा है कि हिंदुस्तान के अंदर, कलकत्ता के अंदर, ये जो सेंटर है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, VECC, यहाँ पर भी इस तरह का वर्क होता है। जो विकसित देश हैं, हालांकि उनकी तुलना में हम अधिक ऊर्जा के कण अभी यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी जो फंडामेंटल स्टडीज हैं उनके लिए प्रयोग करने के लिए इनिशियल लेवल पे जो सुविधा उपलब्ध है वो यहाँ पर है। इसकी मदद से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनको एक्सेलरेट करके, हैवी आयंस, इनको एक्सेलरेट करके शोध की जाती है, रिसर्च की जाती है, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो यदि आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कभी जानने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, तो आप बड़ी आसानी से इसको और अधिक इंटरेस्टिंग सोच डेवलप कर सकते हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात मैं करूँ आपसे, तो सीरी पिलानी, यहाँ समझ लीजिए कि बीकानेर से लगभग 200-225 किलोमीटर दूर है। पिलानी अपने आप में काफ़ी फेमस नाम है। वहाँ पे CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं सीरी। इस पे करीब करीब हर फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है, ट्यूब डिवीजन वहाँ पर है, आपकी जो सॉलिड स्टेट डिवीजन है, जहाँ MMIC टेक्नोलॉजी से जो चिप बनती है, वो सुविधा भी उपलब्ध है वैज्ञानिकों को। तो कभी अगर आपका पिलानी जाने का हो तो सीरी इंस्टीट्यूट में जब आप विजिट करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा एक्सपोजर होगा। वैज्ञानिक सोच बदलती है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाने से। ये देखिए सिंपल पार्टिकल एक्सेलरेटर का सिद्धांत दिखाने के लिए ये बताया गया है कि ये कैथोड, ये एनोड, ये फोकसिंग कॉइल्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसको अगर हम यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा के डिफ्लेक्ट नहीं करें तो वो सीधी जाएंगी, और जो भी टारगेट है उस टारगेट पे इस फॉर्मूले से जो वेग प्राप्त होगा उस वेग से टकराएंगी, और अकॉर्डिंगली हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। वृत्ताकार पथ पे अगर चलती हैं तो उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो इस सूत्र से आप प्राप्त कर सकते हैं, R=mv/qb। बट प्रॉब्लम इज कि जिस m को हम छोटे वेग की कैलकुलेशन में, या जब कण का वेग होता है, कांस्टेंट मानते हैं हाई वेलोसिटी रेंज में, आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत से m=m0/√1 - v²/c², इस फॉर्मूले के हिसाब से मॉडरेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका फर्क क्या पड़ता है कि जैसे ही ये m बढ़ता है तो हमें रेडियस ज्यादा लेनी पड़ती है। तो हम जो कह रहे थे कि रेडियस ज्यादा क्यों चाहिए हमें, ये रेडियस किलोमीटर में क्यों जानी पड़ती है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। और ये अपने आप में इस फॉर्मूले के लिए एक तरह से प्रूफ है कि भाई आइंस्टाइन ने जो अवधारणा रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो बिल्कुल सही है। हम इस फॉर्मूले के अनुसार करेक्शन किए बगैर अगर रेडियस लेते हैं साइक्लोट्रॉन की तो उस पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलता ही नहीं है। तो ये देखिए ये लीनियर एक्सेलरेटर, इसमें होता क्या है कि ये जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं ये अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हाई वोल्टेज तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा का लगा नहीं सकते, उसका भी कारण मैंने आपको बताया था
कि पूर्णतः निर्वात की स्थिति पूरी रेंज के अंदर डेवलप कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कॉस्टली होता है। तो दूसरी विधि ये कि हम अल्टरनेटिंग एसी करंट, एसी वोल्टेज लगाएं और उस एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से हो कि जब कोई कण यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है उतने समय में ये साइकिल चेंज हो जाए। तो चेंज होने का मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको वापस से पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगी, यानी कि इस कण के अनुसार अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिवनेस जो है वो इलेक्ट्रोडों पे चेंज होती रहती है, जिसके कारण पूरे पाथ के दौरान, पूरे समय के दौरान इस कण को एक्सीलरेशन ही मिलती है, डी एक्सीलरेशन नहीं मिलती। अदरवाइज तो क्या होता कि आधे समय में ये पॉजिटिव वोल्टेज इसको अट्रैक्ट करता और फिर इसको न्यूट्रलाइज हो जाता, उसको वेलोसिटी नहीं मिलती। तो ये जो सिद्धांत है इसमें मेन चीज है ये इलेक्ट्रोडों की जो लेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रोडों की लेंथ लेने से ये फायदा हो जाता है कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन वाज द फर्स्ट साइक्लिक एक्सेलरेटर। इसका एडवांटेज ये था कि हम इसकी मदद से जो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स थे उसकी तुलना में कई गुने ज्यादा तक ऊर्जा के कण प्राप्त करने में सफल रहे, क्योंकि नॉर्मल मशीन में तो हम कुछ मिलियन वोल्ट्स तक ही वोल्टेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेकडाउन है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर, और यूं कह लीजिए कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नॉन वैक्यूम मीडिया। तो ये जो कण हैं ये बहुत सारी डिफिकल्टीज इस रीजन के अंदर एनकाउंटर करते हैं, जिसका हम आगे के लेक्चर्स में और अधिक विश्लेषण करेंगे। कुल मिला के दो मेन सिद्धांत हैं, एक रेखीय त्वरक और दूसरा है वृत्तीय पथ पर गति करते हुए। बेसिक जो फिजिक्स का मूल सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।